जेनेसिस, युग्मक जनन। जनन, युग्मक जनन को हम लोग बात करते हैं। देखिए युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन का मतलब ये है कि जननों में जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं से जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं का बनना या निर्माण होना ही क्या है, गैमेटोजेनेसिस है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हम लोग जानते हैं कि गैमेट का फॉर्म, अर्थात जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, अर्थात जो स्पर्म और ओवा होते हैं, उनका निर्माण किस तरह से होता है। तो इनका निर्माण बताया जा रहा है कि भाई जननों में, यानी जनन मीन्स जो अंडाणु और जो अंडाशय और क्या होते हैं, वृषण होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी जननिक एपिथेलियम यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं से क्या नाम है कि जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं के निर्माण को ही, बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस है कहते हैं। हम लोग लिख लेते हैं कि जननों में जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं की बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जननों में जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं से नर और मादा, ये क्या है, दो विशेष प्रकार के क्या है कि युग्मक है, वो युग्मकों का निर्माण करेंगे। नर में क्या होता है, दो भाई बताया गया है कि देखिए इसमें क्या होता है कि दो विशेष प्रकार के क्या होते हैं कि दो विशेष प्रकार के लैंगिक कोशिकाएं भाग लेती हैं। इनमें क्या होता है कि दो विशेष प्रकार के लैंगिक कोशिकाएं भाग लेती हैं, अर्थात नर और मादा। तो नर में जो गैमेटोजेनेसिस होगी, जो युग्मक जनन का निर्माण होगा, तो नर में क्या होगा, नर के क्या होता है कि भाई वृषण से, नर के वृषण से क्या होगा, ऑलरेडी आगे भी बताया गया था, जो क्या होते हैं इसमें स्पर्मेटोगोनिया सेल होते हैं, क्या नाम होता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं कि अगर उनको हम बताया थे कि जब काटा जाएगा, काटने के बाद उनमें दो तरह की कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक क्या होता था, सर्टोली सेल, और दूसरा क्या था कि एक था स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहा था कि स्पर्म का निर्माण कर रहा था। तो वैसे तो बताया कि कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं का निर्माण ही क्या है, युग्मक जनन है। तो युग्मक जनन को हम लोग जानते हैं गैमेटोजेनेसिस, पहले भी बताया कि भाई देखिए जब हम लोग रिप्रोडक्शन की पढ़ेंगे, यानी कि प्रजनन को पढ़ेंगे, प्रजनन को हमने 3 फेज में कैटेगराइज कर दिया था, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत ये बात बताई गई थी किस प्रकार से हम प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने जब बात किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे यही बात बताई गई थी कि किस प्रकार से, यानी प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो उसमें बताया गया था एक तो गैमेटोजेनेसिस था, यही गैमेटोजेनेसिस थी। तो इस गैमेटोजेनेसिस को सबसे पहले युग्मक, अगर जनन की बात करें तो युग्मक जनन यही है। यानी युग्मक जनन का मतलब होता है कि क्या होता है जननों में, जनक, यहाँ जनक जो है, जनक के बारे में हम बात करेंगे तो जनक क्या होता है, मेनली दो होते हैं, यानी कि एक वृषण होता है, दूसरा अंडाशय होती है। तो वृषण में क्या होता है कि ऑलरेडी क्या होता है कि नर युग्मक अर्थात क्या होते हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यदि मादा में बात किया जाए तो मादा में जो अंडाणु होते हैं, अंडाणुओं से क्या होता है कि मादा क्या होता है कि युग्मक कोशिकाओं का निर्माण, या माना जा सकता है डिम्बाणु या अंडाणु का निर्माण होता है। तो यही था। तो गैमेटोजेनेसिस को माना जा रहा है कि गैमेट का फॉर्मेशन, यानी गैमेट का निर्माण किस तरह से होता है। तो बताया जा रहा है कि भाई मेल और फीमेल में अलग अलग क्या होते हैं, लैंगिक कैरेक्टर होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं। उन्हीं लैंगिक अंगों में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, यानी जो वृषण होते हैं नर में, और जो मादाओं में क्या होता है कि अंडाशय होता है। उन्हीं अंडाशयों से क्या होता है कि वही गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, यानी युग्मक का बनना होता है।
तो हम बात कर लिए कि देखिए ये जो चीज़ें हैं इसको हमें समझना था कि गेमेटोजेनेसिस तो बताया गया कि जनन की एपिथेलियम की कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं की बनने की प्रक्रिया ही क्या है, युग्मक जनन है। अब बात करते हैं कि देखिए कि अब ऐसे समझते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है, दो विशेष प्रकार के क्या होते हैं, लैंगिक जो है कोशिकाएं भाग लेती हैं। यानी कि इस क्रिया में गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं, लैंगिक कोशिकाएं भाग लेती हैं। तो लैंगिक कोशिकाओं में यदि वृषण की बात करें, लैंगिक कोशिकाएं युग्मक कोशिकाएं भी कह सकते हैं कि लैंगिक कोशिकाएं या युग्मक कोशिकाएं भाग लेती हैं। तो लैंगिक कोशिकाओं की बात करते हैं, तो लैंगिक कोशिकाओं में अगर बात करेंगे तो पहली लैंगिक कोशिका वृषण। वृषण में क्या होता है कि वृषण में क्या होता है कि नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण होता है। वैसे मादा में जो होता है मादा युग्मक कोशिकाओं का निर्माण, या क्या होता है डिम्बाणु या ओवा का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन और एक बात है कि देखिए कि जो ओवा से जो ओवरी से और जो क्या नाम है टेस्टिस से जो युग्मक बन रहे हैं यानी गैमेटोजेनेसिस हो रही है, उनमें जो कोशिकाएं बन रही हैं अर्थात नर युग्मक कोशिकाएं, मादा युग्मक कोशिकाएं, ये शरीर के अन्य दैहिक कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। ये नर युग्मक कोशिकाएं और मादा युग्मक कोशिकाएं क्या होती हैं कि अन्य कोशिकाओं से, शरीर की अन्य कोशिकाओं से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। क्यों भिन्न होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो भिन्न इसलिए होती हैं क्योंकि इनकी कोशिकाओं में क्या होता है कि इनकी केंद्रक में जो होती है, इनके केंद्रक में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी होती है, अर्थात 2n होता है। तथा दैहिक संख्या को डिप्लॉयड कहते हैं। डिप्लॉयड यानी द्विसूत्री क्या है, द्विसूत्री को बाद समझा जा सकता है, यहीं पे आगे देखने को मिलेगा जब गेमेटोजेनेसिस होगा, इस पर मेटोजेनेसिस जब होगा तो वहाँ बात होगी। तो वहाँ बताया गया देखिए जीव जाति में गुणसूत्र होते हैं, मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो बताया जा रहा है कि भाई होमोसेम्पियस में जो होता है कि दैहिक जो है, दैहिक में क्या होते हैं कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें क्या होता है एक स्पर्म और एक ओवम, यानी कि जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं इसमें से एक के यानी कि शुक्राणु तथा एक अंडाणु मिलकर क्या करते हैं कि भ्रूण का निर्माण करते हैं, यानी भ्रूण के निर्माण का कार्य करते हैं। अगर बात किया जाए कि देखिए जब यहाँ पे दूसरी एक चीज यहाँ पर और है कि देखिए जो यहाँ पे हैप्लॉयड और डिप्लॉयड की बात हो रही, द्विसूत्री क्या है, तो द्विसूत्री के बारे में बात हुआ कि देखिए इसमें क्या होता है कि जीव जाति में, जीव जातियों के गुणसूत्रों में क्या होता है निश्चित तथा दैहिक, निश्चित तथा अस्थाई दैहिक संख्या को ही क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। दूसरी बात यानी मनुष्य में होमोसेम्पियस में क्या होता है कि होमोसेम्पियस में एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक, यानी कि एक अंडाणु तथा एक क्या नाम है शुक्राणु मिलकर क्या करते हैं कि जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण या भ्रूण का निर्माण करते हैं। यानी कि एक ही कोशिका से क्या होता है, एक अंड कोशिका और एक शुक्राणु से ही क्या होता है कि युग्मनज का निर्माण होता है। तो युग्मनज में क्या होता है, युग्मनज में जो दैहिक गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो क्या होती है कि आधी होती है। यानी कि दैहिक युग्मनज यानी जाइगोट में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कैसा है, दूर होता है, क्या आधी होती है, जिसे हम हैप्लॉयड कहते हैं। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की बात किया जाए, भाई डिप्लॉयड क्या है यानी द्विसूत्री और हैप्लॉयड। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड ये क्या है कि निश्चित होता है, अर्थात डिप्लॉयड में बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि इनमें जो होती है कि गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, द्विसूत्री होता है, और इसमें जो होता है क्या होता है कि आधी होती है। इसमें आधी होने के कारण क्या होता है कि हैप्लॉयड होता है और वो क्या होता है डिप्लॉयड होता है। यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है यदि क्या है कि डिप्लॉयड है 2n है तो हम उसे क्या कहेंगे डिप्लॉयड है। और जैसे हैप्लॉयड मतलब क्या होता है कि जब कि उनकी संख्या क्या हो सामान्य से आधी हो। तो आप बात करते हैं कि देखिए जब गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा कि भाई दो तरह का होगा, एक तो मेल और दूसरा फीमेल। तो मेल यानी नर में क्या होगा और फीमेल में क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो नर होगा, नर में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसमें होगा oogenesis यानी अंड जनन और शुक्र जनन। शुक्र जनन और अंड जनन।
अंड जनन। तो पहले भी बात हो गया है कि देखिए क्या होता है कि भाई जब एक स्पर्म और एक ओवम क्या करेंगे, सनलाइट करेंगे, जब क्या करेंगे कि सिंगैमी करेंगे, तब क्या होगा कि गैमिट का निर्माण होगा। तो गैमिट का निर्माण जब कैसे हो जाएगा तो उसमें बताया जा रहा है कि देखिए तत्पश्चात क्या होगा कि भ्रूण का विकास होगा, भ्रूणी प्रवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। उसके बाद बताया जाता है कि भाई गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। युग्मक जनन दो तरह का होता है, एक क्या होता है मेल गैमिट और दूसरा होता है फीमेल गैमिट। यानी कि इसको बोलते हैं मेल गैमिट को अगर बात किया जाए तो उसको शुक्र जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल को बोलते हैं oogenesis यानी अंड जनन। अब हम बात करते हैं, देखिए हाँ एक चीज़ है कि गैमेटोजेनेसिस की पूर्ण होने की जो प्रक्रिया होती है 3 फेज में होती है। यानी गैमेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है वो 3 में होती है। पहला होता है मल्टीपल फेज, गुणन। पहला होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है मैच्योर, परिपक्व प्रावस्था। यानी गैमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है ये 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। एक मल्टीपल फेज होता है, दूसरा ग्रोथ फेज होता है, तीसरा मैच्योर फेज होता है, मैच्योरेशन फेज होता है। मल्टीपल फेज का मतलब होता है गुणन प्रावस्था, दूसरे को बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था, और तीसरे को बोलते हैं परिपक्व प्रावस्था। ये और चीज पूछा जा चुका है कि शुक्र जनन तथा अंड जनन में कौन कौन सी प्रावस्थाएं समान प्रावस्थाएं होती हैं। ये बात पूछा जा चुका है 12th में, 12वीं में पूछा जा चुका है कि शुक्र जनन तथा अंड जनन में समानता किस में होती, कौन सी प्रावस्थाओं में समानता होती है, समान प्रावस्थाएं होती हैं। तो पहली बात तो है कि देखिए इनमें यानी oogenesis हो चाहे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो, चाहे शुक्र जनन हो चाहे अंड जनन हो, दोनों में क्या होता है कि प्रावस्थाएं समान होते हैं। लेकिन अगर बात करें कि इनकी आकार तथा रचना की, यानी कि अगर हम बात करें शुक्राणु तथा अंडाणु की आकार और रचना में, तो ये भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात इनकी आकार और रचना क्या होता है कि अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन जो प्रावस्थाएं होती हैं, प्रावस्थाएं क्या होती है, पहली बात तो ये वाली बताया जा रहा है कि देखिए जो क्या नाम है कि जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं से दोनों का निर्माण होता है। ठीक, यानी गैमेटोजेनेसिस का निर्माण क्या होता है कि जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं से होता है। दूसरी बात, इनमें जो प्रावस्थाएं होती हैं ये तीनों प्रावस्थाएं oogenesis और क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में होती हैं। ये अलग की बात है कि शुक्र जनन की रचना और आकार अलग होते हैं। शुक्र जनन दोनों के अगर कंपेरिजन करा जाए तो अलग अलग होते हैं। आगे आपको बताई जाएगी, इसका स्ट्रक्चर बताया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, यानी शुक्र जनन की बात करते हैं। तो जब शुक्र जनन की बात होगी तो इसमें हम लोग जानते हैं कि देखिए जो नर होता है, नर में क्या होते हैं, वृषण होते हैं। अभी हम लोग इधर शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस इसके पहले वाले पार्ट में बताया गया था वीडियो के कि देखिए उसमें बताया जा रहा था कि देखिए जो नर होते हैं, नर का जो प्राथमिक अंग होता है यानी, तो उसमें बताया गया था वृषण होता है। तो वृषण को हम लोग इधर डायग्राम देख लेते हैं कि वृषण जो होता है ओवल शेप होता है, अंडाकार होता है, और ठीक एक ही वृषण का मैंने डायग्राम बनाया है क्योंकि ये जोड़े में होते हैं, पेयर में होता है। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि ये पेयर में होता है और ये शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है, इसकी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो हम लोग बात करते हैं अब, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बताई गई कि पहली बात तो 3 फेज बताया जा रहा है। भाई देखिए उसमें होगा, पहला फेज है आपका क्या है, मल्टीपल फेज। तो मल्टीपल फेज मतलब गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था का मतलब इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, अर्थात जो शुक्र कोशिकाएं होती हैं, वो शुक्र कोशिकाएं क्या करेंगी, तो उसके बारे में बात होगा कि उसमें क्या होगा कि भाई डिवीजन होगी। यानी जो एपिथेलियम होता है, यानी कि अगर बात करेंगे भ्रूण में जो क्या होता है, भ्रूण के वृषणों में जो क्या होता है कि जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जो जननिक एपिथेलियम होता है, यही क्या करते हैं, यही जननिक एपिथेलियम भ्रूण के वृषण में क्या करते हैं कि प्राइमरी जो है जर्मिनल एपिथेलियम का निर्माण करते हैं। प्राथमिक जो है
जर्मिनल इपिथीलियम का निर्माण करते हैं। हमने बताया कि देखिए यहाँ पे जो वृषण है, वृषण में क्या होता है ऑलरेडी बताई गई कि देखिए प्रत्येक नर में क्या होता है कि एक जोड़ी क्या होता है कि वृषण होते हैं, और प्रत्येक वृषण की अगर बात किया जाए तो उनमें क्या होता है कि 250 लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं, खाने होते हैं। ऐसी संरचना बताई गई थी, ये ऐसी संरचनाएं होती हैं। ठीक, बताया गया 250 होते हैं, 250 होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, वृषण पिंडक, जिसे वृषण पिंडक बताया गया था, वृषण पिंडक। एक बार इधर और दोहरा दिया जा रहा है, यही जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, यही जो वृषण पिंडक है, इसी वृषण पिंडक में बताई गई कि क्या होती कि 1 से 3 की संख्या में ऐसी इनमें क्या होती संरचनाएं होती है। 1 से 3 की संख्या में क्या होती है संरचनाएं होती है, जिसको हम बोलते हैं शुक्रजनन नलिका बोलते हैं, शुक्रजनन नलिका। अब इसी शुक्रजनन नलिका की बात हो रही कि देखिए शुक्रजनन नलिका में क्या होता है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जब हमने देखा कि देखिए शुक्रजनन नलिका जो है, इस शुक्रजनन नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने बताया कि यदि इसका सेक्शन काट लेते हैं, जब इसको हम काटते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब काटेंगे तो हमने बताया कि ऐसी आकृति इसमें दिखेगी, ऐसी आकृति दिखेगी। और इसी आकृति में बताया कि यहाँ 2 तरह की कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कैसी कोशिका होती है, सर्टोली सेल होता है, दूसरा कैसा क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है। तो वहाँ पे हमने बताया कि ये स्पर्मेटोगोनिया जो सेल होती है वो कैसे होती है और क्या करती है। स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है केवल स्पर्म का निर्माण करता है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्पर्म करता है। जो सर्टोली सेल होता है, ये जो सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल या सपोर्टिंग सेल भी करते हैं। और सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल क्या करता है, सपोर्ट करता है, अर्थात क्या करता है, मदद करता है, न्यूट्रिएंट देने का मदद करता है। जब क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस जब स्पर्मेटोगोनिया सेल से होने लगता है तो वो क्या करता है, इसको न्यूट्रिएंट देने का काम करता है। तो हम बात कर लेते हैं कि देखिए जो ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से क्या हो रहा है। तो मल्टीपल फेज में यही बात आएगी कि देखिए जब क्या होता है कि हम वृषण की बात करेंगे भाई, ये भ्रूणीय अवस्था में जो वृषण होता है, वृषण में जो इपिथीलियम कोशिकाएं होती, नलिका होती, इसी इपिथीलियम नलिका में क्या होता है कि जो जर्मिनल इपिथीलियम होता है वो क्या करता है, प्राइमरी जर्मिनल इपिथीलियम का निर्माण करता है, ये मतलब करता है। और इनमें क्या होता है कि बारंबार क्या होता है कि विभाजन होती है, बार बार विभाजन होती है। और बार बार विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो है प्राइमरी जो है कि इपिथीलियम बना, प्राइमरी जर्मिनल इपिथीलियम का निर्माण करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग इधर बात करते हैं मल्टीपल में। लेकिन यहाँ ध्यान देना कि स्पर्मेटोगोनिया सेल और जो क्या है कि सर्टोली सेल है, ये क्या करते हैं कि ये जो है कि सहयोग प्रदान करने का काम करते हैं। तो हम लोग बात इधर देख ले, डायग्राम को देख लिया जाए कि देखिए जो शुक्रजनन होता है कैसे होता है शुक्रजनन। तो शुक्रजनन के बारे में हम बात करेंगे कि शुक्रजनन बनता कैसे है। तो गुणन प्रवस्था बताई गई, पहला जो फेज होता है गुणन प्रवस्था होता है, दूसरा होता है ग्रोथ फेज होता है, थर्ड वाला जो लास्ट में होता है मैचुरेशन फेज, या मान लीजिए परिपक्व। मान लीजिए जब क्या होगा, स्पर्म परिपक्व होगा, जैसे कि यहाँ देखो शुक्राणु स्पर्मेटिड है, तो पूर्व शुक्राणु क्या होते हैं, बाद में स्पर्मेटिड बन जाते हैं। लेकिन यहाँ बात करते हैं तो देखिए कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये मेल है। मेल में बताया जा रहा है कि देखिए जो शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं, जो क्या होती है प्राथमिक जननिक कोशिकाएं होती हैं, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होते हैं। हम बात करते हैं जो भ्रूण के वृषणों में, भ्रूण के वृषणों में जो भ्रूण के वृषणों में शुक्रजन नलिकाओं की एपिथीलियम कोशिकाएं, शुक्रजन नलिकाओं की एपिथीलियम कोशिकाएं ही क्या करती है, प्राथमिक जननिक कोशिका का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं या बनाती हैं। तो में थोड़ा हम और डेराइव करके बात करते हैं कि भ्रूण के वृषणों में, यानी वृषण की बात कर लिया जा रहा है। यहाँ देखिए ये जो है वृषण है, तो भ्रूण के वृषण में यहाँ पर बताया गया क्या होता है कि भाई बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, और कंपार्टमेंटों में क्या होता है कि वृषण पिंडक, और वृषण पिंडक को में बताया गया 3 क्या होते हैं कि संरचना दिखाई देती, जिसको हम बोलते हैं शुक्रजन नलिका। ठीक, तो यही बात है। ये क्या होता है कि अगर बात किया जाए कि भाई मनुष्यों में जो होता है शुक्रजनन कहाँ होता है, तो शुक्रजन नलिका में। तो बताया जा रहा है कि देखिए जो भ्रूण के शुक्रजन नलिका में जर्मिनल इपिथीलियम ही क्या होती हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती हैं।
अगर बात किया जाए तो वृषण के शुक्र जनन नलिका में जननिक एपिथीलियम की कोशिकाएं ही प्राथमिक जननिक कोशिका होती हैं। प्राथमिक जननिक कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि शुक्रजन कोशिका यानी स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। यानी भ्रूणी विकास तक ये किसकी 2n होती हैं, अर्थात डिप्लॉयड होती हैं। ये कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं, 2n की संख्या में होती हैं। ये भी कहा जा सकता है कि ये जो प्राथमिक जननिक कोशिका है या जो क्या है कि जननिक एपिथेलियम सेल है, ये क्या है कि भ्रूणी विकास तक, भ्रूण के विकास से पहले ये कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। बाद में ये क्या करती हैं कि बाद में ये जो होता है कि हार्मोन्स के प्रभाव से जननिक एपिथेलियम को सक्रिय होकर जनन कोशिकाओं की कई स्तर बना लेती हैं। बाद में जब हार्मोन्स का स्राव होता है तो ये क्या करती हैं कि शुक्र जन कोशिकाओं की बहुत सारे क्या होते हैं कि स्तर बना लेते हैं। ये बात बताई गई। अब बताया जा रहा है, देखिए एक बार फिर से, वृषण में जो क्या होते हैं कि भाई जननिक एपिथेलियम होती है, जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं होती है। वही जननिक एपिथेलियम कोशिका ही क्या होती है? प्राथमिक जनन कोशिका होती है। इस प्राथमिक जनन कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन के दौरान क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनता है, यानी शुक्रजन कोशिका बनती है। और यही शुक्रजन कोशिका क्या होता है कि आगे जो है स्पर्म का निर्माण करेगी। लेकिन बताया जा रहा है प्यूबर्टी जब क्या होता है? यौनावस्था होती है। जब यौनावस्था होने हो जाता है तो तत्पश्चात क्या होता है कि यही क्या होते हैं कि हार्मोन्स के प्रभाव से क्या करते हैं कि जननिक एपिथेलियम से होकर शुक्र जनन की कई क्या होते हैं कि लेयर बना लेते हैं। ये बात है। अब बात किया, यही आपका अगर पूछा जाए भाई प्राथमिक प्रवस्था, तो प्राथमिक प्रवस्था पूछा जा सकता है कि भाई कि स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या है कि आप लिखिए या बताइए, उल्लेख कीजिए। तो हम लोग बात करेंगे कि देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये बताया जा रहा है 3 प्रवस्थाएं होती हैं। पहली प्रवस्था गुणन प्रवस्था है, मल्टीपल फेज। यहाँ पे लिखा भी गया कि मल्टीपल फेज के अंतर्गत हमने यहाँ तक की जो क्रिया है ये यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया तक ये क्या है? प्राइमरी फेज है। तो एक बार बता दिया गया। अब बात करते हैं ग्रोथ फेज की। जैसे जैसे क्या होगा ये स्पर्मेटोगोनिया सेल, यही स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करेगी? शुक्र नलिकाओं में बढ़ेगी। जैसे जैसे क्या होगा कि स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या होगा? शुक्र नलिकाओं में क्या होगी कि बढ़ेगी। तो बढ़ने के तत्पश्चात इनमें वृद्धि होगी, अर्थात क्या होगा कि ग्रोथ होगा। और यही ग्रोथ क्या है? ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज का मतलब यह है कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल हैं ये जैसे जैसे क्या होंगे कि शुक्रजन नलिका में पहुंचेंगे, तो शुक्रजन नलिका में पहुंचने के बाद ये वृद्धि करते हुए क्या बनाएंगे? प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण करेंगी, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करेंगी। बात कर लेते हैं भाई ग्रोथ फेज क्या है, यानी वृद्धि प्रवस्था क्या है। तो वृद्धि प्रवस्था के अंतर्गत हम सिंपली सी बात करते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि ये इसमें क्या होता है कि वृद्धि यानी संख्या में वृद्धि, आकार में वृद्धि, किसी प्रकार से क्या है? वृद्धि करना है। तो बताया जा रहा है कि जैसे जैसे क्या होता है कि शुक्र जनन कोशिका शुक्र नलिका की गुहा की ओर बढ़ते हैं। शुक्र नलिका की गुहा की ओर जब बढ़ेंगे तो शुक्र जनन नलिका की गुहा की ओर जैसे बढ़ते हैं वैसे क्या होता है ये आकार में बड़ी होकर या कुछ आकार में बड़ा होने के कारण ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो हम लोग बात किया कि यहाँ पे देखिए तो ग्रोथ फेज भी क्या हो गया? इसकी संख्या भी 2n होती है। अब बात किया जाए कि देखिए स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है वो क्या है कि बाद में क्या हुआ कि यही क्या करता है? धीरे धीरे क्या होता है? शुक्रजन को नलिका की गुहा की ओर अग्रसर होता है, बढ़ता है। बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? आकार में वृद्धि हो करके कुछ क्या करता है कि प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब बात करते हैं कि मल्टीपल फेज, ग्रोथ फेज भी हो गया, वृद्धि प्रवस्था देखा जा सकता है कि वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है कि यही जो प्राइमरी यही स्पर्मेटोगोनिया धीरे धीरे अग्रसर होंगे, यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जो शुक्रजनन नलिका है, शुक्रजनन नलिका की गुहा की ओर अग्रसर होंगे और बाद में क्या करेंगे कि ये वृद्धि करके कुछ क्या होंगे कि प्राइमरी जो है स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करेंगे। अब बात परिपक्व प्रवस्था,
तो परिपक्व प्रावस्था में हम लोग देख रहे हैं कि देखिए यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ये क्या कर रहा है कि इसमें देखो, इसमें जो है फर्स्ट मैचुरेशन और सेकेंड मैचुरेशन दो है। तो फर्स्ट मैचुरेशन की बात हम करेंगे कि भाई फर्स्ट मैचुरेशन जो प्राथमिक क्या है कि परिपक्व है, वो अर्धसूत्री विभाजन। वो कैसा है, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पे भी जो बात बताएगी समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या हो रहा था कि हमने देखा कि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया तथा क्या है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने थे। लेकिन अब क्या है कि आगे अगर बात किया जाए तो यही क्या है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करेगा, पहले तो इसमें क्या होगा कि क्रिया होगी, इसमें 2 बार डिवीजन होगा, 2 बार क्या होगा कि क्रिया होगी, अर्थात विभाजन की क्रिया होगी। तो क्या होगा कि एक बार क्या करेगा, एक बार ये क्या करेगा कि अर्धसूत्री विभाजन करेगा, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करेगा कि क्रिया करके आगे जो है स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो अब हम बात एक बार और दोहरा देते हैं एक कि पहले ये क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या करते हैं कि ये दुई क्या करते हैं, डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। डॉटर सेलों का निर्माण करके ये किसका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करते हैं। बात एक बार और, पहली इसमें क्या होता है कि जब पहला जो है परिपक्व विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये क्या करते हैं कि दुई डॉटर सेलों का, जो दो डॉटर सेलों का यानी दुई क्या है डॉटर सेलों का निर्माण करते हैं। यही क्या होते हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं। स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है कि फिर ये क्या करते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा, इसके द्वारा समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करते हैं कि संततियों का निर्माण करते हैं, और इनमें जो कोशिका, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि यह बात कर सकते हैं सेकेंड मैचुरेशन में क्या होता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होती, तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो क्या होता है गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो क्या होती है कि आधी हो जाती है, आधी ही रहती है। तथा इनमें क्या होता है जब आधी हो जाती है तो इनमें क्या होता है कि पूर्व शुक्राणु का क्या होता है कि निर्माण होता है, पूर्व शुक्राणु बनते हैं। फिर यही पूर्व शुक्राणु क्या करते हैं शुक्र कायांतरण के द्वारा शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं या बन जाते हैं। तो ये क्या था कि हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात किया कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक बार हम वैसे फिर से बात कर लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि वृषणों में क्या होता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम होती हैं वही क्या होती प्राथमिक जनन कोशिका होती हैं, और इसी प्राथमिक जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यानी शुक्रजन कोशिका बनाते हैं। ये शुक्रजन कोशिका क्या करते हैं कि फिर डिवीजन के दौरान फिर क्या करेंगे, विभाजन के दौरान क्या करते हैं कि जैसे जैसे यही शुक्रजन कोशिका क्या होगा कि शुक्र नलिकाओं में पहुंचेंगे, जैसे जैसे पहुंचेंगे उनके क्या नाम है कि शुक्रजन कोशिकाओं की गुहा की ओर, तो क्या होगा कि ये वृद्धि करके क्या करेंगे, और वृद्धि करके क्या करेंगे कि प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण करेंगे। प्राथमिक शुक्र कोशिका का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं या बनाती हैं या बन जाते हैं। तब यही क्या करेगा, प्राथमिक जो क्या है शुक्र कोशिका है ये क्या करता है कि पहले परिपक्व के लिए अर्धसूत्री विभाजन के दौरान दो डॉटर सेलों का निर्माण करता है। यही डॉटर सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं। यानी कि प्रथम जो मैचुरेशन होता है, यहाँ कंसंट्रेट करना है कि फर्स्ट मैचुरेशन में क्या होता है कि मेयोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं होती हैं वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि द्वितीय क्या होता है कि शुक्र कोशिकाएं बनाती हैं। द्वितीय शुक्र कोशिकाएं सेकेंडरी मैचुरेशन में यानी कि द्वितीय क्या है परिपक्व अवस्था में, द्वितीय परिपक्व में क्या करते हैं कि समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करते हैं कि पूर्व शुक्राणु बनाते हैं, और इनमें जो क्या होता है कोशिकाओं की संख्या होती है वो आधी होती है। और यही क्या होते हैं पूर्व शुक्राणु क्या होते हैं कि शुक्र कायांतरण के द्वारा यानी इस शुक्र का
स्पर्मोजेनेसिस के द्वारा यानी शुक्र कायांतरण के द्वारा क्या करते हैं, शुक्राणुओं 4 शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। 4 क्या है, परिपक्व शुक्राणु। ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया।